चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। खिंचाइए मत, शैली ठीक रखिए, शैली ठीक रखिए, शैली ठीक रखिए अभिषेक जी। नहीं, शैली ठीक रखिए, बात पूरी हो जाने दिया कीजिए। इस तरीके से मत समझाइए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है आपकी। जवाब आपके पास बन नहीं रहे हैं। बताइए, चलिए हम आपको सुनाइए। आप लोग चैनल पे बैठ के बेशर्मों की तरह हंसते हैं। आप शब्दावली ठीक कर लीजिए, शब्दावली ठीक कर लीजिए, शब्दावली ठीक कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। अभी नवरात्र चल रहे थे, नवरात्र में देवियों की पूजा हो रही थी। पूरा शहर, पूरा जनपद, पूरा देश देवियों की पूजा कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देवियों को पार्टी से निष्कासित किया जा रहा था। वो खबर आज आ पाई है देवियों के निष्कासन की, और निष्कासन में भी खेल हुआ है। अनुशासन पार्टी में रहना चाहिए। हर पार्टी में, संगठन में अनुशासन समितियां होती हैं, अनुशासन के लिए नियम होते हैं और अनुशासन पर चलने के लिए सख्त पाबंदियां होती हैं। लेकिन यहाँ नवरात्रि में देवियों पर कार्रवाई हो गई। मम्मियों और बीवियों को पार्टी से निकाल दिया गया, और जो भाजपा नेता हैं, जो खिलाड़ी हैं, जिनकी वजह से मम्मी और पत्नियां चुनावी मैदान में डटे थे, वो अपने को बचा गए, उन्हें बचा लिया गया, उनका बाल बांका नहीं हुआ। तो ये खेल भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। हमने आज विश्लेषण किया, जब से सूची आई है मेरे पास, तो उसके बाद में ये देखने को मिला है कि खेल हो गया है। और राजनीति और संगठन 30-35 साल से कवर कर रहे हैं हम। ये पहली बार हुआ है जब जो निष्कासन पत्र जो जारी हुआ है, उसमें निष्कासन अवधि गोल कर दी गई है, निष्कासन अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। और ये भी एक बड़ा खेल है कि निष्कासन अवधि, निष्कासन कितने समय के लिए है, ये उस पत्र में नहीं बताया गया है। और बड़ा हाईटेक दफ्तर है। समाजवादी पार्टी के लोग तो दफ्तर अभी तक बना ही नहीं पाए अपना। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग की बात करते हैं, और उस हाईटेक दफ्तर में पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो टिकट मांगने वाले हैं, और जिन्होंने अभी 1 महीने पहले, 15 दिन पहले आवेदन किया था, तमाम उसमें फ़ोन नंबर और माता पिता के नाम लिखे थे, तो उस हाईटेक दफ्तर में जो पार्टी के नेता हैं, जो इस स्तर के नेता हैं, जो जिला पंचायत के टिकट मांगते हैं, उनके पिताओं के नाम भी उपलब्ध नहीं है उस हाईटेक दफ्तर में। ये भी उस सूची से ये बात सामने निकल करके आई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम संक्षेप में आपको बता देते हैं, उसके बाद में चलते हैं चर्चा की ओर। जो राजेपुर 1 नंबर की सीट है, वहाँ से सांसद मुकेश राजपूत के प्रतिनिधि रमेश राजपूत की पत्नी अंजू राजपूत चुनाव लड़ रही हैं, और यहाँ से विधायक जी के करीबी अरुण त्रिवेदी ने अपनी मां मुन्नी देवी को मैदान में उतार दिया है, निर्दलीय। दूसरे एक उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप सिंह, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने भी अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो ना तो अरुण त्रिवेदी साहब पर भाजपा का तीर चला है, और ना राजीव प्रताप सिंह पर भाजपा का तीर चला है। भाजपा का तीर चला है मुन्नी देवी पर और मृदुला सिंह पर। ये बड़ी अजीब सी कार्रवाई हुई है।
और एक चीज और बता दें, जो युवा राजनीति में आने के लिए कपड़े फाड़ते रहते हैं, लंबी लंबी मालाएं भेंट करते हैं नेताओं को, और बड़े बड़े कीमती स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं, उनके लिए ये उपलब्धि है, उनके कान खुल जाने चाहिए कि युवा मोर्चा से केवल एक पदाधिकारी राजीव प्रताप सिंह ने टिकट मांगी थी अपनी पत्नी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी कितना उदार है युवाओं के प्रति, एक टिकट भी उनकी पत्नी को नहीं दिया गया, उन्हें बागी बनना पड़ा, उन्हें विद्रोही बनना पड़ा। तीसरा केस है अभिषेक सोमवंशी। ये आपको याद है कि पूनम सोमवंशी इनके पति थे अरविंद सोमवंशी, निहायत मृदुभाषी और बिल्कुल मिलनसार व्यक्ति थे। ये अनहोनी सी घटना हुई कि अरविंद सोमवंशी अब हम सबके बीच में नहीं है। पूनम सोमवंशी फिर चुनाव लड़ रही हैं, और इस बार उनके चुनाव की कमान उनके पुत्र अभिषेक के हाथों में है। अभिषेक उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं। अभिषेक वहाँ जो राजेपुर मंडल की कमेटी है उसमें आवाज नहीं आ रही। तो शेखर जी की नहीं आ रही है? जी अभिषेक सोमवंशी चुनाव लड़ा रहे हैं। चौथा मामला था बलपुर की सीट पर, यहाँ पर रैबारी लाल अपनी पत्नी राजवती को चुनाव लड़ा रहे हैं, और पार्टी ने राजवती के खिलाफ कार्रवाई की है, रैबारी लाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। एक दूसरा मामला है मोहम्मदाबाद में एक नीतू राजपूत, ये पार्टी के पदाधिकारी हैं, और इनके पति चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ थोड़ा मामला उल्टा है, इनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी ने इनके पति को निकाल दिया पार्टी से, और नीतू राजपूत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये कार्रवाई आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। हम इसके लिए स्वागत करते हैं कि पार्टी ने जो अनुशासनहीनता करने वाले लोग हैं, जो बागी लोग हैं, बगावती लोग हैं, विद्रोही लोग हैं, उन पर कार्रवाई करने का साहस किया है, और बहुत जल्दी कार्रवाई की है। सूची आई है, जो बगावती लोग हैं उनकी आई है, उन पर कार्रवाई की है। लेकिन जो केस है, जो कमियां हैं, जो छेद है इस सूची में, वो हमने आपके सामने रखे। अब आगे बात बढ़ाएंगे अनिल मिश्रा जी। काफी विश्लेषण हमने कर लिया है, काफी चीजें जो हमने इसमें से छेद खोजे थे, वो छेद हमने आपको अपने दर्शकों को दिखा दिए। बाकी जो शेखर साहब आज आपने विषय रखा है, ये विषय के बारे में आपने विस्तार से बता दिया आपने। ये इसके पहले मैं सबसे पहले देश में जो असामयिक मौतें हो रही हैं कोरोना के लेके, ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, या बेड की समस्या से, मैं उन सभी लोगों के प्रति कांग्रेस की ओर से, व्यक्तिगत अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात, ये जो विषय आपने रखा है, एक तो ये पहली बात तो पार्टी हाईकमान का विषय है, लेकिन चूंकि सार्वजनिक चुनाव से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसमें बहस की गुंजाइश है। और जहाँ तक आपने निष्कासन की जो बात आपने पहले सुनाई, आपसे अगर कोई जानता नहीं होगा तो बात के बारे में सारी आप जानते हैं, सब बातें आपने बहुत अच्छा इसका एक बनाया है। तो इसमें जिस प्रकार से निष्कासन किया गया है, ये भाजपा की कार्य प्रणाली है। झांसा देने वाली कहिए, या ब्लफ देने वाली कहिए, या आंखों में धूप झोंकने वाली कहिए, या जनता को गुमराह करने है। और अब इनकी ये कार्य प्रणाली बन गई है, और इस कार्य प्रणाली अब इनका ये अभिन्न अंग बन गई है, और इसको सत्यवाद दिखाना, भ्रम फैलाना, और उसका
पूरा देश आज अर्थव्यवस्था उसकी वजह से चरमरा गई है, रोजगार चरमरा गए हैं, और उसका सबसे प्रत्यक्ष जो पूरा देश महामारी झेल रहा है कोरोना की, उसका विभत्स रूप भी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से अव्यवस्था और हाँकने का और डींगे हाँकने के से बजाय जमीन पे काम क्या हुआ है, ये सब आज पूरा देश कोरोना के माध्यम से देख रहा है। तो ये उनकी कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से आपने कहा कि निष्कासन हुआ, की कोई उसमें संस्तुति नहीं है, उसका नाम पिता का नाम नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, और ना उसकी अनुमति दी गई है। तो ये और जो मुख्य उसके थे लोग, उनको छोड़ के खिलाड़ियों ने अपना खेल दिखाया, जो उसके मोहरे थे उनको निशाना बनाया। तो ये सारी चीजें भाजपा की एक कार्य प्रणाली है, जो चुनाव और देश जिसका आज दंश भोग रहा है। और आज भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि आए, इसलिए कि कोरोना में आज जिस कदर मौतें हो रही हैं, जिस कदर से परिवार का पहाड़ टूट रहा है। आज कन्नौज मेडिकल कॉलेज में अकेले 12 मौतें हुई हैं। कानपुर की अगर बात करें तो भैरव घाट पे 200 से ज्यादा कल डेड बॉडीज वहां पे थी। ये कोई अखबार की खबर नहीं है, ये वहां के चश्मदीद लोगों की बात है ये। लेकिन आज ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो इनकी कार्य प्रणाली है, ये अब इनका जिससे इन्होंने सत्ता पाई है, झांसा देने वाली, गुमराह करने वाली, सब जवाब दिखाने वाली, तो ये इनके हर स्तर पे ये परिलक्षित हो रही है। चाहे वो चुनाव का हो, चाहे पार्टी से निष्कासन का हो, चाहे जनता से वादे का हो, ये सब चीजें इनकी कार्यशैली का हिस्सा बन चुकी हैं और ये छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इससे इनको सत्ता मिली है और 2 बार सत्ता मिली है। इसलिए अब इसका दंश पूरा देश झेल रहा है और आगे क्या होगा ये तो आम जनता इसके लिए तैयार रहे। विवेक क्या बोले? जी जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं उसी में अपनी बात जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो एक लेटर वायरल हुआ है मीडिया में, आपके माध्यम से भी देखा है मैंने, कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का निष्कासन हुआ है, ये सिवाय एक दिखावा है। और मैं तो इसमें ये कहूंगा कि भाजपा के लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं, कि उनको ये गुमराह कर रहे हैं कि मैंने साहब निकाल दिया उनको पार्टी से, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चेहरे अपरिचित हैं, ना तो पिता का नाम है, ना मोबाइल नंबर है। ये कैसा लेटर जो है जिलाध्यक्ष महोदय जो है मीडिया में प्रचारित कर रहे हैं। दूसरी बात कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज गुमराह करके और हमारे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जिस प्रकार से गुमराह किया है, मोदी जी को, योगी जी को लोगों ने बहुत सम्मान के साथ वोट दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके मन में किसी भी प्रकार की संवेदना बची हुई है कि लोगों की मदद की जाए। लोग आज मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, अपने जनपद में मर रहे हैं, लेकिन कोई संवेदना नहीं है। जिला प्रशासन के पास कोई संवेदना नहीं है। आज के समय में जो व्यक्ति अगर जानकार नहीं है तो वो अपनी, समझ लीजिए, जान बचाना भी उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि जानकारी का पूर्णता अभाव है। जो जानकारी आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से दी जाती है, वो जानकारी बिल्कुल भ्रामक होती है। उन नंबरों पे फोन किया जाता है, वो नंबर उठते नहीं है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ छलावा कर रही है। और मैंने कई ऐसे लोगों से पिछले 5-7 दिनों में बात की जो हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, लेकिन आज वो भी यही बोल रहे हैं कि शायद 2022 के चुनाव में अब हम दोबारा योगी को वोट नहीं देंगे। धन्यवाद। अनिल मिश्रा जी, शेखर जी, अनिल मिश्रा आवाज आ रही है? शेखर जी, एक गाना था बहुत पुराना, कि खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। कहने के लिए बच्चा क्या है। अब तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी जो है वो क्या कहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। तुम्हारी भी जय जय
हमारी भी जय जय, तुम्हारे ऊपर भी हाथ रख दिया, हमारे ऊपर भी हाथ रख दिया, और खाली दिखाने के लिए कार्रवाई करने की बात कर दी। कितनी अच्छी बाजीगरी है इस निष्कासन के पत्र को देख करके। अगर आप चलने की बात करें कि 2 गेंद तो हाथ में है, 3 हवा में है, पब्लिक देखती रहे किस तरीके से बाजीगर जो है गेंदों को नचा रहा है, किस तरीके से गेंदों को बहा रहा है। और एक बात तो खुल के सामने आई है कि वहां पे सांसद और विधायकों में भी आपस में इतना ज्यादा मतभेद है जो कहीं ना कहीं पे मनभेद में परिवर्तित होता नजर आ रहा है। कहीं पे सांसद का व्यक्ति है जिसको टिकट मिल गई तो विधायक के लोग जो है उसको वहां पे अपने खड़े होकर अपोज कर रहे हैं, और हिम्मत नहीं है जिले के नेतृत्व से लेकर के ये माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के दस्तखतों से या उनके निर्देशानुसार, दस्तखत रुपेश जी के हैं लेकिन उनके निर्देशानुसार जो है वो जारी किया गया है पत्र, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई अनुशासनहीनता कर रहा है। अभी पिछली डिबेट में एक टिकट परिवर्तित होने के ऊपर तो समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है 50 लांछन लगा दिए गए थे, और आज ये स्थिति जो है इसमें क्या होने जा रहा है। अच्छा, वैसा ही बेवकूफ बनाने का खेल है जैसा जनता के साथ हमेशा खेलते रहे। जिनको टिकट दी है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब जो है कहने के लिए बाकी क्या बचा है। खुलेआम विद्रोह है आपके यहाँ, खुलेआम लोग जो है पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और आपके पास में इतना साहस नहीं है कि आप किसी से, हाँ एक बात जरूर हुई है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, लेकिन मजे की बाजीगरी है, उन टुकड़ों को गिरने भी नहीं दे रहे हैं, किसी को चकनाचूर भी नहीं होने दे रहे हैं। जिस तरीके से ये तो विधानसभा चुनाव के पहले की एक नींव पड़ गई है, नींव खोद दी गई है। ये गुटबंदी जो है यहाँ से बढ़ करके वहां तक जाने की बात लेगी। इनको देखना है कि ये किस तरीके से अपना कागज का महल जो बिखरता नजर आ रहा है ताश के पत्तों का, वो किस तरीके से ये संभालते हैं। इनकी प्रतिक्रिया क्या है, अनिल जी इनसे पूछिए, उसके बाद प्रतिक्रिया पे हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देने की बात करें। गौरव पांडे। आज सर बिल्कुल जो है ऐसा ही है कि अब वर्तमान सरकार जो है सत्ता के मद मदांत में इतनी चूर हो चुकी है। विषय पे बोलिए, विषय पे हाँ बिल्कुल पर ही आ रहा हूँ। सत्ता के मद मदांत में हो गई है कि उसे अब बिल्कुल जो है विकास की राजनीति नहीं करनी है। अब केवल यही है कि बस जिताऊ कैंडिडेट ढूंढिए, कैंडिडेट की कोई छवि नहीं होनी चाहिए, उसका कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि किसी भी चुनाव में उतर जाइए, भयंकर रोड शो करिए, भीड़ भाड़ बढ़ाइए, लेकिन क्या है कि बस चुनाव जीत जाना चाहिए। आज वास्तविकता में अगर देखा जाए तो हम किसी भी आम आदमी के प्रति कोई भी संवेदना नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है चुनावों की रैलियां तो बहुत कर रहे हैं, रोड शो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा अभी तक कि कोरोना के लिए हम आम आदमी के लिए क्या कर पाए हैं। यदि अगर देखा जाए तो हम चुनाव को आगे अभी टाल भी सकते थे, लेकिन क्या है कि अब हर स्तर पर कोई भी चुनाव हो उसमें बरतना है और अपने कैंडिडेटों को जिताना है, कैसे भी छवि का प्रत्याशी हो। तभी रार ये भाजपा में रार क्यों दिखाई पड़ रही है, भाजपा में रार ये दिखाई पड़ रही है कि अब भाजपा का हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि हम भी जिला पंचायत सदस्य जीत जाएं, हम भी प्रधान हो जाएं, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि जो है कहीं ना कहीं मोदी जी का सपोर्ट लेकर के हम सत्ता में आ जाए और सत्ता में घुस जाए। लेकिन सिर्फ उसका मकसद यही रहता है कि हम उस पद को पाना चाहते हैं, सत्ता वाले पद को पाना चाहते हैं, लेकिन विकास नहीं करना चाहते हैं। आज जब एक आम कार्यकर्ता किसी भी जाता है। हाँ धन्यवाद शेखर भाई, आज आपने विषय बहुत अच्छा रखा है। जो कल विषय आपको था, मैं अपने भाजपा के साथियों से कहना चाहूंगा कि कल जो है एक कैंडिडेट, केवल एक प्रत्याशी बदला गया सपा का, तो सपा पर जाने कितने आरोप लगाए हमारे भाजपा के साथियों ने, जाने क्या क्या कहा उनके लिए, और उन्होंने अपने को नहीं देखा। शेखर भाई आज तो आपने केवल 1 दर्जन सीटों को कहा है, 300 सीटों पर इसी तरह विद्रोह है। 300 सीटों पर कुछ अघोषित लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो खुलकर नहीं आ रहे, आज भी लड़ रहे हैं,
लेकिन ये साथी अपने को नहीं देखते हैं। इनकी कथनी करनी में यही अंतर है, इनकी जुमलेबाजी में यही अंतर है। ये कहते क्या करते क्या ये कभी नहीं झांकते अपने को। ये अगर झांकने लगे तो ये इनके नहीं जाते। कल जो है मेरे साथी जो है भाजपा के पूरी तरह से घेरे हुए थे सपा को, और ये कांग्रेस वालों को, हम लोगों को ये आरोप लगा रहे थे कि ये सपा के प्रवक्ता मालूम पड़ते हैं। अगर सही बात कह दो तो सपा के प्रवक्ता हो गए, और सही कह दो तो देशद्रोही हो गए, तो पाकिस्तानी हो गए। यही परिभाषा सीखे, इसके अलावा ही कुछ नहीं सीखे। अब हर सीट का अहमदाबाद के एक सीट का बताएं। अनुज राजपूत बहुत पहले से चुनाव प्रचार कर रहा है और उसकी पत्नी नीतू सिंह मंडल महामंत्री है, और अनुज राठौर को टिकट दिया गया, खुलेआम वो चुनाव प्रचार कर रहा है। और अनुज राठौर से पहले कर रहा है कि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, बहुत पहले कर रहा है। और भाजपा कार्रवाई क्या करती है दिखावे के लिए? अनुज राजपूत को निकालती है, जो कि अनुज राजपूत भाजपा का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। उनके पदाधिकारी तो नीतू सिंह राजपूत है। नीतू राजपूत में कार्रवाई नहीं की है। जितनी भी कार्रवाई की गई भाजपा द्वारा किसी पदाधिकारी पर नहीं की गई। हमारे शुभम ने कल बताया था राजेपुर सीट के लिए कि अरुण त्रिवेदी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। वो भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? उनकी मां को निष्कासित कर दिया गया। उनकी मां जो है भाजपा की प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। ये सब दिखावे की और छलावे की राजनीति करते हैं, जैसा इन्होंने हमेशा किया। 2014 में किया, 2019 किया, 2017 में किया। ये कहते कुछ है, इन्हें 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन इन्हें देना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं। आज देश की स्थिति पहुंच रहा है। कोरोना का इतना भयावह ऑक्सीजन हॉस्पिटल उपलब्ध है। ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध होती? हमारे मुख्यमंत्री तो बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। कोरोना यहाँ दस्तक दे रहा था और मुख्यमंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्हें ऑक्सीजन की परवाह नहीं थी, उन्हें बंगाल के चुनाव की परवाह थी। बंगाल का चुनाव देखो, ऑक्सीजन व्यवस्था पहले की जाती। तो इनकी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये बेही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की थी, स्वतंत्रता आंदोलन में गद्दारी की थी, आज अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं और अपने राष्ट्रभक्त कहते हैं। उसको मैं माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन ही बेच दिया हो? इनसे क्या कहा जाए? मुझे इनके विषय में ज्यादा नहीं कहना। कल भी मैंने कहता कि पार्टी का इसमें हमारे भाजपा के साथी बताएंगे और उन्हीं से पूछिए, आप ज्यादा नहीं कहना। इतना क्या? धन्यवाद। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि मैं जो बात रखने जा रहा हूं, मुझे तनिक भी फर्क नहीं पड़ता कि यहां बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता कितना सही मानेंगे कितना नहीं, क्योंकि टीन के चश्मे चढ़े हुए हैं, सच्चाई से कोसों दूर हैं। ये ऑक्सीजन की कमी को कमी नहीं मानते हैं तो मेरी बात तो सच क्या मानेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं भाजपाई प्रत्याशियों को एक सच बताना चाहूंगा। पहला सवाल तो यह है कि जिनको निष्कासित किया गया वो भाजपाई कैसे थे, किस पद पर थे, सक्रिय सदस्य थे भी या नहीं थे, या वो भी फर्जी है? हाँ, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल वाली पार्टी है, तो मिस कॉल के सदस्य भले ही हो सकते हैं। दूसरी बात, कब तक के लिए निष्कासित किया गया ये अवधि उस लेटर पर नहीं पड़ी है, क्योंकि सच ये है कि निष्कासन तो पार्टी के प्रत्याशियों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। खिल्ली उड़ाई गई है भाजपा के उन प्रत्याशियों की जिनका नाम, जिन 30 लोगों का नाम पार्टी में घोषित किया गया है, उन प्रत्याशियों की खिल्ली उड़ाई गई है। इसके बाद मैं जो कहना चाहता हूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के भी पदाधिकारी बैठे हैं प्रवक्ता के रूप में। ये जो भी कुछ हो रहा है, जैसे जब टिकट बंटने के टाइम एक बात चली थी कि पैसे लेके टिकट दी गई, तो मैं दावा करता हूं साहब, निष्कासन भी पैसा लग के ही हुआ है। इसमें भी पैसे का बड़ा खेल हुआ है और उसकी जानकारी आदरणीय जिले के पदाधिकारी महोदय बैठे हैं। ये अगर आप सच बोलना चाहेंगे तो जरूर सबके सामने बात खुल के आएगी, क्योंकि हर सांसद का, विधायक का, मंत्री का करीबी व्यक्ति, उसका निष्कासन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यह बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। वो अपनों के साथ ही, अपने प्रत्याशियों के साथ ही भद्दा मजाक। इस निष्कासन से तो साफ पता चलता है कि अगर एक भी बागी जीत गया, देखिए मेरी बात गौर करिएगा, अगर एक भी बागी जीत गया तो मैं दावा करता हूं भारतीय जनता पार्टी का वही प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी होगा। ये इस निष्कासन की लिस्ट से साफ पता चलता है।
और मैं इस डिबेट के माध्यम से सोचता हूं कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो इस डिबेट को जरूर देखें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनका भविष्य के लिए उनका आंकड़ा साफ हो जाना चाहिए कि ये निष्कासन का जो पत्र है ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो उस पर किसी प्रकार की कोई अवधि है और आपने साहब जिनको निष्कासित करना चाहिए था उनको तो किया नहीं है। इसका मतलब ये है अगर एक भी बागी जीत गया तो वही बागी भाजपा का असली प्रत्याशी होगा, वही जिला पंचायत के लिए आगे जाएगा। तो बेकार में जो प्रत्याशी लड़ाए जा रहे हैं उनके साथ डबल धोखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर जिले की, क्योंकि यहां समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए ताकत नहीं है प्रदेश कमेटी में और जिला कमेटी में जो भाजपा के किसी विधायक या मंत्री के करीबी को निकाला जा सकता। मतलब कैसी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कमेटी है, क्या जाने आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी जिले के उपाध्यक्ष के बारे में, वो कुछ नहीं जानते हैं। ये जो भी सब व्यवस्थाएं हो रही हैं ये पार्टी के उन प्रत्याशियों को के ऊपर कहीं ना कहीं एक फौरी मरहम लगाने के लिए किया गया है कि नहीं घबराओ मत, हमने उनके जो है उनके रिश्तेदारों को निष्कासित कर लिया है, आप आराम से चुनाव लड़ो, पार्टी आपके साथ खड़ी। जबकि पार्टी तो भैया 30 लोग नहीं 60 लोगों को लड़ा रही है। ये समझ में आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। और अब भी नहीं जागे तो मैं दावा करता हूं कि उनकी ऑक्सीजन जिस दिन यह रिजल्ट आएगा तो उन प्रत्याशियों की ऑक्सीजन तो अपने आप खत्म होने वाली है जो इन धोखे में लड़ रहे हैं। अभिषेक जी भाई साहब, बड़ा अच्छी दलीलें जो है आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय के द्वारा दी गई कि साहब सांसद और विधायक में आपस में रार है, ऐसा कहते हुए ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, ये अपनी पार्टी की नहीं देखते हैं। हमारी पार्टी में एक ही मंच पे सांसद होता है और एक ही मंच पर विधायक होता है, ठीक है। जो लोग ये दलील दे रहे थे वो लोग पहले अपने गिरेमान में झांके कि उनकी पार्टी में जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं ठीक उन्हीं की पार्टी के दूसरे जनपद से आए हुए व्यक्ति उनके खिलाफ कैंडिडेटों को लगा रहे हैं, ठीक। और वो आरोप किस पे लगा रहे? भारतीय जनता पार्टी पे। आप उन पर कार्रवाई करने की पहले आप क्षमता कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्रवाई कर दी है। दूसरा एक लोग कह रहे थे कि जो है ना पिता का नाम है ना मोबाइल नंबर है, ये आवश्यक नहीं है कि पिता का नाम और मोबाइल नंबर उस सूची में होना चाहिए। संविधान है भारतीय जनता पार्टी का, नया तरीके का रूल है जे किसी को भी उठा के प्रत्याशी बना दो तो उसका कोई पता मालूम ही ना हो। अगर इमरजेंसी में खबर करनी हो तो क्या हर सवाल ऐसे बंद तो नहीं है भाई, अभी नहीं 22 में बंद हो जाएगी। 1000 रुपए का नोट बंद करके 2000 के चला के काला धन खत्म कर सकते हैं भाई ताकि नाम मोबाइल नंबर के निष्कासन नहीं कर सकते। नहीं बोल पा रहे विकास जी बोलिए। मैं बड़ी दलीलें सुनी मैंने और बड़े लोगों के व्यूज सुने मैंने। मुझे एक चीज बड़ी हैरत कर रही है, मुझे लगता है कि इन दलों को बड़ा ही कचोट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे कर गई। इन सबको पीछे छोड़ दिया है। इनके जिलाध्यक्ष को गाली देने वालों की केवल टिकट बदली जाती है, उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता है। जो जिलाध्यक्ष को समाजवादी पार्टी के गाली देते हैं उनको केवल और केवल टिकट बदली कर दी जाती है, प्रत्याशी तो वो भी आज भी हैं। दूसरी चीज, मैं एक बात और, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी, उन्हें मुझे लगता है कि समाजवादी की जो पीड़ा है, मैं हमेशा से कहता हूं कि ये लोग गमछा डाल के कांग्रेस का आते हैं और अदृश्य रूप से टोपी समाजवादी पार्टी की लगी होती है। एक कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ी दिक्कत हुई कि मैंने परसों साहब बड़ी दलीलें दे दी कि साहब बड़ा खराब लगा कि समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी बदल दिए गए। तो मुझे लग रहा है जितना खराब समाजवादी प्रवक्ता को नहीं लगा उससे कहीं ज्यादा खराब जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता को लगा। पहली डिबेट है, सुन लीजिए। मुझे लग रहा है कि भय और डर की है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो,
हेलो, विकास आवाज बंद हो गई तुम्हारी। मेरी आवाज तो आएगी, पीछे की आवाजें आ रही हैं। मोदी जी के अभी आम आदमी के प्रवक्ता ने कहा है कि मोदी जी के द्वारा सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधान बनने की कोशिश करते हैं, सदस्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना जी के बोए हुए गन्ने को लोग उनकी फसल को काट ले गए और आज मोदी जी के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि मेहनत की अन्ना जी ने, आंदोलन खड़ा किया अन्ना जी ने और फसल काट ले गए केजरीवाल। आज कहाँ है योगेंद्र यादव, कहाँ है कुमार विश्वास? इन्हीं की पार्टी के पुरोधा हैं, इनकी पार्टी को खड़े करने वाले, सींचने वाले लोग हैं। कहाँ है आम आदमी पार्टी के? आम आदमी जब दिल्ली में कोई विषय उठता है तो सब पुलिस केंद्र के अधीन है, लेकिन दिल्ली के हॉस्पिटल किसके अधीन है? आज दिल्ली की जो स्थिति है उसके लिए क्या आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी नहीं ले गई? क्या लेने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? नौटंकी करते हैं केजरीवाल, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, नौटंकी करते हैं केजरीवाल। इतना महत्वपूर्ण विषय था, हम सब जानते हैं कि जो आज प्रधानमंत्री जी की गोपनीय बैठक जो मुख्यमंत्रियों के साथ थी और यहाँ बड़े सभ्य लोग और बड़े समझदार प्रवक्ता लोग बैठे हैं और इस विषय को समझते भी होंगे, और उसमें बेहुदा हरकत करना केजरीवाल का ये दिखाता है। मुझे तो लगता है कि वो एक गली के नेता भी उनसे सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। उन्होंने जितनी बड़ी असंवेदनशीलता का आज परिचय दिया है, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के लोग भी उन पर शर्म कर रहे होंगे। दूसरा विषय मैं स्पष्ट कर दूं कि पार्टी से निकाले जाने वालों का तय है। ये आपने कैसे कह दिया कि साहब वो लोग नहीं निकाले गए हैं जो उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, या उनके परिजन निकाले गए हैं? ऐसा नहीं है, परिजनों का रेफरेंस किया गया है, कौन लड़ रहा है वहां पर, किसकी माता लड़ रही है, किसकी पत्नी लड़ रही है, ये रेफरेंस दे करके उसमें स्पष्ट किया गया है कि किस व्यक्ति के द्वारा लड़ रही है। क्योंकि एक माँ के दो बेटे होते हैं, अगर जो भाजपा का पदाधिकारी है उसका नाम दिया गया है, ये स्पष्ट करता है अपने में कि उसे निकालने की बात हो रही है। क्योंकि एक, जहां तक मैं जानता हूं कि जो जिन उपाध्यक्ष का बड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा था, उनके एक बेटे ऑलरेडी मंडल अध्यक्ष भी हैं, उनके एक बेटे ऑलरेडी मंडल अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब उस बेटे का रिस्पेक्ट ना दे करके जो बेटा उन्हें चुनाव लड़ा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जो विरोध में जा रहा है, उसको लेकर के बात हुई। तो स्पष्ट है, उस सूची में हर चीज स्पष्ट है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, गुमराह करने की विपक्ष की आदत है और वो गुमराह करने से बाज नहीं आता। देखिए, मैं विकास जी ने जिस तरीके से बात को घुमा दिया है, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि यहाँ पर फिर लीपापोती करी जा रही भाजपा द्वारा। ये बिल्कुल निहायत फर्जी बात है कि जो निष्कासन हुए हैं, अब निष्कासन पर ही बात हो जाए, जो निष्कासन हुए हैं, मैं दावा करता हूं कि इन जो जितने भी बागी लड़ रहे हैं, इन सबने जब टिकट मांगी थी तो अपनी पत्नियों के नाम भले ही मांगी हो, लेकिन मांगी इन प्रत्याशी, इन पदाधिकारियों के द्वारा ही गई थी। सबके नाम उसमें इंगित होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भले ही बड़ा बन गया हो, लेकिन कागजी कार्रवाई और व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है, वो भी मिस कॉल जैसी हैं। ये तो संभव ही नहीं है कि जो बागी बने हैं आज, इन्होंने अपने रेफरेंस से अपने इन्हीं लोगों के लिए टिकट ना मांगी हो। अगर इन्होंने टिकट मांगी हुई और उसमें इनका नाम हुआ तो कायदे से निष्कासन इन लोगों का होना चाहिए था। ये पढ़ी लिखी बात, पढ़ी लिखी तरीके की बात है, भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना। देखिए अभिषेक जी उन पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई की गई। अभिषेक जी जिन पर आपने कार्रवाई करी, देखिए अभिषेक जी हम लोग कागजी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं। समझिए, पहले जो आज बागी हैं, इन्होंने आज अगर अपनी माताओं या अपने भाइयों को लड़ाया है तो अपने लिए, अपने नाम पर ही आपसे टिकट मांगी होगी। जो आज अब इन्हें अगर नहीं हुआ तो ये बागी कैसे हुए साहब? तो ये बागी कैसे हुए? फिर कार्रवाई की जरूरत ही क्या है? थोड़ी राजनीति मत करिए, थोड़ी राजनीति मत करिए, सीधा सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए और खिंचाइए मत। शैली ठीक रखिए, शैली ठीक रखिए अभिषेक जी, नहीं शैली ठीक रखिए, बात पूरी हो जाने दिया कीजिए। इस तरीके से मत समझाइए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है आपकी, जवाब आपके पास बन नहीं रहे हैं। बताइए, चलिए हम आपको सुनाइए। आप लोग चैनल पे बैठ के बेशर्मों की तरह हंसते हैं। शब्दावली ठीक कर लीजिए, शब्दावली ठीक कर लीजिए, शब्दावली ठीक कर लीजिए, शब्दावली ठीक कर लीजिए, अभिषेक जी।
कितना अच्छा बोल लेते ही हमें मालूम है। पार्टी विदाउट डिफरेंस की बात करिए, सभ्यता से बात रखिए, खिसियाइए मत, यही स्थिति है। ये क्या नहीं है, पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है कि कांग्रेस का इतिहास क्या है। ठीक है, आपने आपका इतिहास बखूबी जानती भैया, पूरा सीजन तक बेच ली है आपने, अब आप किस इतिहास की बात कर रहे हो? बात फाड़ रहे थे, अब सुनिए ना, जवाब दे रहा हूँ। पहले इतने बेशर्म क्यों हो? देखिए सुनिए, ऐसा है अभिषेक जी, अभिषेक जी फिर आपसे कह रहे हैं, फिर आपसे कह रहे हैं भाषा सही कर लीजिए, भाषा सही कर लीजिए, भाषा सही कर लीजिए, बोलना सीख लीजिए, बोलना सीख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सिखाया या ना सिखाया, सभ्यता सिखाई है कि नहीं सिखाई है? क्या भाजपा ने सभ्यता भी नहीं सिखाई बात करने की? भाजपा से बात करने की सभ्यता भी नहीं रह गई है भैया। इस तरीके से आप खिसिया रहे हैं, साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। हड़ताले का प्रयास मत करिए, ये आपकी पार्टी के दफ्तर नहीं है, ये आपकी पार्टी के दफ्तर नहीं है। जब जाने वाले लोग भाजपा में होंगे जी। खत्म करिए, क्या स्थिति बताइए पार्टी तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो स्पष्ट है कि हमारी पार्टी में यह संभव है कि हमने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। विपक्ष का काम है उसमें कमियां ढूंढना, उनके हिसाब से हो सकता है कोई कमी हो, लेकिन मेरे हिसाब से हमारा नजरिया स्पष्ट है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, पार्टी के जिम्मेदार जो लोग थे, उनके खिलाफ पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। और पहली बार फर्रुखाबाद के इतिहास में इतने कार्यकर्ताओं के खिलाफ, इतने नेताओं के खिलाफ किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। आज तक इतनी बड़ी कार्रवाई कभी किसी दल ने नहीं की होगी। आप पत्रकार हैं, आप इन सब चीजों को करते रहते हैं। ठीक है, आज की इस डिबेट को हम यही समाप्त कर रहे हैं। एक खबर मिली थी, सूचना मिली थी कि आदरणीय आलोक बिहारी शुक्ला जी जो भाजपा के हमारे नेता हैं, उनके आदरणीय चाचा जी का निधन हो गया है कोरोना से। तो हम सब आज के इस दुखद अवसर पर अपना शोक व्यक्त करते हैं, हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और कोरोना जिस तरह से विकराल रूप ले रहा है, परिस्थितियां जिस तरह से व्यापक हो रही हैं, उसमें कोई मुसीबत हम सबके परिवारों के साथ ना आए, ये ईश्वर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आज जो खबर मिली है बिग बुलेटिन शुरू करने से कुछ समय पहले, वो निश्चित रूप से हम सबको बहुत कष्ट पहुंचाने वाली है, बहुत दुख पहुंचाने वाली है। हम चाहेंगे कि एक मिनट के लिए हम लोग मौन कर लें, ताकि जो दिवंगत आत्मा है उसकी शांति के लिए हम लोग प्रार्थना हम लोगों की तरफ से हो जाए, और हमारी संवेदनाएं आदरणीय आलोक बिहारी जी के परिवार तक पहुँच जाए। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। ऐसा बिग बुलेटिन के परिवार की तरफ से मैं एक अनुरोध करूंगा अपने समस्त शहरवासियों से। ये शहर हमारा है, आपका है, सबका है। यहाँ के लोग हमारे, आपके, सबके मिलने वाले हैं। एक छोटा सा अनुरोध ये है कि हम अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। उन सबके साथ साथ हम ये भी जरूर चिंता कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पड़ोसी पड़ोस में बंद हो, बीमार हो, कहीं तकलीफ में हो, दुर्भाग्यवश वो कह ना पा रहा हो, सुन ना पा रहा हो। इसलिए थोड़ी सी चिंता हम ये सब कर लें। शहर में भीड़ ना बढ़ाएं, अफवाहों पे ध्यान ना दें। मैं बिग बुलेटिन चैनल के माध्यम से अपने फर्रुखाबाद की जनता से ये निवेदन करूंगा कि अपने घर परिवार में ज्यादा से ज्यादा समय घर में दें, बाहर निकलने से बचें। सरकार ने जो मानक बनाए हैं कोरोना के लिए, जो बोला है, वो कहीं ना कहीं आप ही के और आपके परिवार की भलाई के लिए है। नियमों का पालन करें, और जरा सी भी अगर किसी को तकलीफ महसूस होती है तो तत्काल डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए उसको वहीं पर रोकने का प्रयास करें, मेडिकेशन लें और प्रशासन तक ये सूचना पहुंचाएं, ताकि आपकी वजह से आपकी वजह से आपके परिवार का कोई सदस्य तकलीफ में नहीं आना चाहिए। कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक आपदा है। ईश्वर चाहेंगे हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे और अपने समाज को भी अच्छा रखेंगे।
भाई साहब, बिग बुलेटिन परिवार की तरफ से फर्रुखाबाद के सब मित्रों से आग्रह है, अनुरोध है कि अपनी हिफाजत स्वयं भी रखें, घर में रहें, कम से कम बाहर निकलने की बात करें, खास तौर पे जो अपने जो है आयु से ज्यादा लोग हैं और बच्चे हैं। और इसके साथ में मास्क तो बहुत ही आवश्यक है, मास्क भी जरूरी है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है, घर पे रहना भी जरूरी है। और इसके अतिरिक्त जो भी अगर हम कहीं पे पाते हैं कि कहीं पे कोरोना से लड़ाई में बाधक कहीं पे कोई भी बात आती है, सकारात्मक सोच रखते हुए उसके बारे में जो है तत्काल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मैं यहीं पे एक बात और कहने दे रहा हूँ, मेरा एक अनुरोध है, एक को हम यही समाप्त कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी।